अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत दिलचस्प है, जिसमें आपको एक इंडियन हिंदू नौजवान की ज़बानी मोदी की कुछ बातें सुनने को मिलेंगी जो कि हक़ाइक़ पर मबनी हैं, जबकि ये ढोंगी कुछ और बताता फिरता है, हकीकत में कुछ और है। तो नाज़रीन, आइए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से आगाह हो सकें। कन्हैया जी, सबसे पहले नमस्ते। आप जहाँ से हैं हम भी वहीं से हैं। सही में मैं काफ़ी खुश हुई। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपने जो बोला, वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू, आई एग्री टू दिस फैक्ट। मैं मानती हूँ, पूरे तरीके से मैं आपसे सहमत हूँ, आपने जो कुछ भी कहा। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, मुझे ये नहीं पता यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को सिद्धार्थ के बारे में पता है, लेकिन हर किसी को गौतम बुद्ध के बारे में ज़रूर पता होगा। गौतम बुद्ध एक वो इंसान जो एक आधी रात में अपनी बीवी यशोधरा, अपने बेटे राहुल को छोड़ के घर से निकल गए खोज में शांति के, जिनको आज की डेट में हर कोई बुद्धिज्म को मानता है, फॉलो करता है। उसी तरीके से मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या ऐसा कुछ है। आई एम न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ दैट। क्वेश्चन इज दैट एक इंसान घर छोड़ के आधी रात को निकल रहा है, सिद्धार्थ से वो बुद्ध, गौतम बुद्ध बन सकता है, तो अगर कोई दूसरा इंसान अपने घर से अपनी बीवी को छोड़ के अगर निकला है तो उसके पर्सनल लाइफ पे, let's listen to the question please। उसके व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके आगे बढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? आपने जो बाद में चीजें बोली वो करना सही है, वो आगे बढ़ना सही है, हम वही मानते हैं, लेकिन क्या फायदा है किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके? उससे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप वहीं से हैं जहाँ से मैं हूँ। ये जो बात आपने कही है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये मेरी बात नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और जो मूल प्रश्न है आपका कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक वो जीवन व्यक्तिगत है। और वो जीवन व्यक्तिगत कैसे नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरी माँ है, आपकी भी माँ होगी, हम सबकी माँ है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा तीर मार दिए हैं और आप कुछ नहीं अपने जीवन में किए हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक स्ट्रगल करता है, लेकिन जब उसका मार्केटिंग किया जाता है, इसको आप समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी माँ 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की माँ को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये सार्वजनिक बात है। और ये सार्वजनिक बात जब है तब उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। उस माँ को मैं नमस्कार करता हूं और मैं अपना आदर प्रस्तुत करता हूं उनको। उस माँ के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो नालायक बेटा है, उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने माँ का इस्तेमाल करता है, तब हमको उस पर सवाल करना चाहिए, हमको सवाल पूछना चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे तो डर लग रहा था। मैंने एक फोटो मोदी जी का उनकी माँ के साथ देखा, हमको लगा कि कहीं ये ना पूछ रहे हो, देखो माँ, राफेल के बाद मामला बहुत गर्म है, एक दिन बॉर्डर घूम के आ जाओ ना हमारे साथ। इसको आप समझिए, मुझे इस बात से दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियां छोड़ दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम तलाक पे कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। आप यदि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो बिना तलाक दिए ही जिनको छोड़ करके भाग गए हैं लोग, उनका क्या? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो इतने साल से राजनीतिक जीवन में हैं, ये पत्नी का सवाल कब उठ करके सामने आया है? जब चुनाव आयोग ने कहा कि यदि आप शादीशुदा हैं तो उस कॉलम को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उस कॉलम को आपको भरना पड़ेगा। और ये क्या होती है? ये एंटी विमेन मानसिकता जो है, मैं उसके खिलाफ हूं और उससे जोड़ करके मैं देखता हूं। और उसको आप समझिए मैं कैसे देखता हूं। व्हाट्सएप पे आपके ऊपर मैसेज आएगा पत्नियों के खिलाफ, तमाम तरीके का मैसेज जो है वो आएगा, उसमें औरतों के खिलाफ और पत्नियों के खिलाफ आपको मैसेज मिलेंगे। अगर शादी इतनी ही बुरी चीज है
अगर शादी करने वाले सारे लोग खराब ही होते हैं, जो भी शादी करता है वो समाज में लूटता है और लूट मार मचाता है, तो मुझे बताइए गब्बर सिंह की तो शादी नहीं हुई थी, वो किसके लिए लूट रहा था? असल मुद्दा यह है कि जो शादीशुदा जिंदगी जीने वाले लोग हैं, अपने जो जीवन के जद्दोजहद में वो लगे रहते हैं, उस बात को डिमीन करने के लिए, उस बात को नीचा दिखाने के लिए और इस बात को बढ़ा चढ़ा करके स्थापित करने के लिए कि यदि हम शादीशुदा नहीं किए हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ईमानदार हैं, क्योंकि हम किसके लिए चुराएंगे। और ये कोई मोदी जी की ही बात नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब भी यही कहा गया था कि अटल जी किसके लिए चुराएंगे, क्योंकि उनको तो कोई है ही नहीं, वो शादी ही नहीं किए हैं। फिर मोदी जी के लिए यही बोला गया कि वो शादी ही नहीं किए हैं, वो किसके लिए चुराएंगे। और अब योगी जी के लिए बोला जा रहा है कि वो शादी ही नहीं किए हैं तो किसके लिए चुराएंगे। मतलब इस देश में जो लोग शादी कर लिया है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करता है। चंबल के जितने भी डाकू हैं वो शादीशुदा नहीं हैं, वो क्यों लूट रहे हैं ये मुझे समझा दीजिए। ये जो औरत के खिलाफ मानसिकता है, औरतों के खिलाफ जो मानसिकता है, हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं। क्यों हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमको बताइए। अगर हमने शादी की है तो कोई अपराध किया है क्या, कोई पाप किया है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने शादी की है? हम इसलिए छुपाते हैं ताकि वो जो हमारा मार्केटिंग है उस मार्केटिंग का पॉइंट कम हो जाएगा। और ये जो मार्केटिंग के पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे हमको किसी इंसान को नहीं जज करना है, हमको उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री के बतौर क्या काम है इस पे हमको जज करना है। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जो वो काम नहीं किए हैं, इसी बात को डाइवर्ट करने के लिए वो माता और पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। कौन ऐसा बेटा होता है मुझे बताइए तो, माँ का पैर छूते हुए फोटो खिंचवाता है, कैमरा लेकर के माँ से मिलने के लिए जाता है? कौन ऐसा बेटा होता है? इस बात को समझिए, मैं उस साजिश के खिलाफ हूं कि जब कोई इंसान अपनी जो हकीकत है उसका मार्केटिंग करके सवाल को गुमराह करने लगे तो इस साजिश को हमको समझना चाहिए। और इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मसलन कोई भी व्यक्तिगत जो बयानबाजी होती है व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो बात व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक जीवन में अगर कोई बात है तब उस पर बात बोली जाएगी। और नाजरीन, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, ये वो ऑपरेशन है जो मोदी के बारे में ये भाई साहब कर रहे हैं और सारी हकीकत बातें हैं। चलिए मज़ीद सुनते हैं। जैसे वो उस महिला ने सवाल किया ना कि सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता है, महात्मा बुद्ध को हर कोई जानता है। वो इसलिए जानता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए थे। एक ही घटना को दोनों तरीके के तर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि जब तक शादी नहीं किए होते, जब तक गृहस्थ जीवन का सुख नहीं लिए होते, तब तक सन्यासी नहीं बन पाते, सेम घटना। और दूसरा, जो गृहस्थ जीवन में फंस जाता है वो सन्यासी नहीं बन पाता है। सेम घटना को अलग अलग तर्क से इस्तेमाल किया जाता है। और शादी की जहां तक बात है, मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा, तो कालिदास तो शादी करने के बाद कालिदास बने थे ना। यह सवाल नहीं है, शादी मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा क्या है उस पर हमको पहुंचना चाहिए। ये जो हम लोग बाइनरी बनाना शुरू कर दिए हैं ना, ये बाइनरी हम अपने दिमाग में क्यों क्रिएट करते हैं, इस हकीकत को समझिए। ये एक डिजाइन की तहत हमारे दिमाग को ट्रेंड किया जा रहा है कि हम हर चीज को युग्म में देखें, बाइनरी में देखें। मसलन आप टीवी चैनल खोलिए तो उसमें बीच में आपको एक रेफरी मिलेगा, 3000 पे एक इधर से जो है फाइटर रहता है और 3000 पे उधर से एक फाइटर रहता है, और एक हिंदू की तरफ से फाइट करेगा और दूसरा मुसलमान की तरफ से फाइट करेगा। और गेटअप भी पूरा तैयार करके आता है, बड़ी सी दाढ़ी, टोपी, बड़ा सा चंदन, पूरा गेटअप में आता है। और बीच में वो एंकर जो है वो रेफरी बना हुआ है और आपको हिंदू मुसलमान का फाइट चल रहा है। वो चैनल बदलेंगे तो WWF पे वही हो रहा है, दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं और एक रेफरी बना हुआ है। उसके बाद अगर आप किसी अपने जीवन के दूसरे स्फीयर में जाएंगे तब भी आपको यही फाइट दिखाई देगा। मसलन, अरे ये तो मोदी जी का समर्थक है, अरे ये तो मोदी विरोधी है। ऑफिस डिवाइडेड है। घर में जाइए तो आपका डिनर टेबल डिवाइडेड है, पापा मोदी जी के समर्थक हैं, मम्मी मोदी जी की विरोधी हैं। मतलब इस तरीके का डिवीजन आपको हर जगह दिखाई मिलता है। ये जो डिवीजन है ये डिवीजन गलत है। जीवन ऐसा नहीं होता है। जीवन में दिन और रात के बीच में एक ऐसा वक्त होता है जो ना दिन होता है ना रात होता है। लाइफ में चीजें हमेशा ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, वो ग्रे भी होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट मोड ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया है कि इसमें ब्लैक भी है और इसमें व्हाइट भी है और इसमें ग्रे एरिया भी होता है।
तो आप ये कह रहे हैं कि धर्म की वजह से हिंसा होती है, मैं ये नहीं मानता हूं। धर्म के लिए हिंसा होती है और हिंसा को टिकाए रखने के लिए धर्म और आस्था का इस्तेमाल होता है। ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और ये जो संबंध हैं, ये जो मैंने आपको बार बार कहा कि जो इनइक्वलिटी है, उस इनइक्वलिटी को टिकाए रखने के लिए धार्मिक और जातीय बहस को जबरदस्ती जिंदा किया गया है। जो हिंसा है इसके आधार पे उसको जबरदस्ती जिंदा किया गया है ताकि इनइक्वलिटी और लूट जो है देश में वो आपको दिखाई नहीं दे। इस देश में एक कंपनी है जो कंपनी प्रत्येक दिन पिछले 1 साल में 300 करोड़ रुपया कमाई है, रोज 300 करोड़ रुपया कमाई है। और आपको ये लगे कि अरे वो तो भाग्यशाली है क्योंकि उसकी माँ का कोख जो है वो वीआईपी है, और हम तो भाग्यशाली नहीं है क्योंकि हमारी माँ का कोख वीआईपी नहीं है। जबकि आपकी माँ ने भी आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसकी माँ ने भी आप उसको जो है 9 महीने ही कोख में रखा होगा, लेकिन वो वीआईपी हो गया पैदा होते ही, और हम जो है दलित हो गए पैदा होते ही। ये जो डिफरेंसेज है, इस डिफरेंसेज को टिकाए रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता है। वरना आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को जाकर के पढ़ लीजिए, वो मानवता की बात करता है, मानव मुक्ति के कल्याण की बात करता है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मजहबी तासुब को ख़त्म करने के चक्करों में है कि सारे के सारे इंसान एक जैसे हैं, किसी को बड़ा समझना, किसी को छोटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए मज़ीद सुनते हैं। लेकिन ये सवाल आज हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे सामने सवाल क्या आते हैं, जैसा आपने प्रश्न किया वैसा ही एक प्रश्न मुझे पूछा गया। एक मुसलमान लड़के ने कहा कि लोग मुझे बार बार कहते हैं कि कुरान मानते हो कि संविधान मानते हो। तो हमने उसको कहा था कि ये संविधान ही आपको आपका कुरान मानने की इजाज़त देता है, और आपका कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश का कानून सबसे ऊपर होता है। तो मुझे बता दीजिए कि एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ है। ये इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं। लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ। लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो,
वहाँ का कानून अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो मैं उस देश के कानून के ख़िलाफ़ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। जी हाँ नाजरीन, आपने मुलाहज़ा फरमा ली पूरी वीडियो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जो तकरीर थी वो काफ़ी उम्दा तकरीर है कि जब आपको दो बातें सामने हों, एक तो देश के मुतालिक, अपने मुल्क की तरक्की के मुतालिक, मुल्क की खैर के मुतालिक, या मुल्क का कोई ला हो जिस पर अमल पैरा होना लाजमी होता है, और दूसरी तरफ आपके खालिक की तरफ से कोई हुक्म जारी होता है, तो फिर उन दोनों चीज़ों में हमें सबसे पहले किसको फॉलो करना है? हमें सबसे पहले अपने खालिक के हुक्म को फॉलो करना है, क्योंकि जान हमें खालिक ने दी है, मुल्क ने नहीं दी। मुल्क ने तरक्की दी है अपने रहने वालों को, उनके फ़ायदे का भी सोचा है और उनके जो है वो मामलात को भी सुधारता है, लेकिन पहली बात खालिक। तो अपने खालिक को नहीं भूलना चाहिए, अपने खालिक की जो है इबादत करनी चाहिए और उन्हीं को ही पहले मुकद्दम रखना चाहिए, उसके बाद अपने मुल्क की तरक्की। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपने शुरू से आखिर तक सुनी है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।